नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे? ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी मोरी बातें करेंगे। 5 से 6 आर्टिकल्स छपे हुए हैं आज एडिटोरियल में। पहला आर्टिकल है अ सोबरिंग रिमाइंडर टू द पावर्स दैट बी। ये लिखा है ताहिर महमूद साहब ने। ताहिर महमूद साहब फॉर्मर डीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के। इनका क्या बोलना है? इनका यह बोलना है कि भाई ये प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चेन्नई में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की 125th एनिवर्सरी पे भाषण दिया था सितंबर 2003 में, और उस भाषण से आज के जो हमारे लीडर्स हैं उनको कुछ सीखना चाहिए। तो वाजपेयी जी के थॉट प्रोसेस को आज के लीडर्स के थॉट प्रोसेस के साथ कंपेयर करके आज देश कैसे गलत रास्ते में जा रहा है, इसके बारे में ताहिर महमूद साहब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेंगे। वैसे भी द हिंदू है तो द हिंदू में ज्यादातर एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स ही होते हैं, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स ही देखूंगा। बहुत ज्यादा जो काम की चीजें नहीं है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, बहुत डिटेल में मैं जाने वाला नहीं हूं। थोड़ा बहुत देख के आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल, इंडियाज राइट्स रिकॉर्ड्स अमेरिकाज ब्लिंकर्ड विजन। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका के सपोर्ट के चलते इजराइल की बहुत सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के सपोर्ट के चलते इंडिया की भी बहुत सारी गलतियां माफ हो रही हैं। इंडिया की कौन सी बहुत सारी गलतियां माफ हो रही हैं? अमेरिका क्यों इंडिया को एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, और कैसे जो अमेरिका का वेस्टर्न मीडिया है ये पूरे के पूरे नैरेटिव को डोमिनेट करता है, और जो न्यूज उनको सही लगती है वो पूरी दुनिया में चल रही होती है, और बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है। तो इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न मीडिया में अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई विंड ब्लास्ट की वजह से मृत्यु हो जाए, इलिनॉइस में कोई वर्कर फैक्ट्री में इंसिडेंट हो जाए, तो वो बिल्कुल हेडलाइंस में आता है। लेकिन वहीं पे जब इंडोनेशिया में कोई अर्थक्वेक आता है या फिर वोल्केनो इरप्शन होता है इंडोनेशिया में, तब उसको उतना न्यूज कवरेज नहीं मिलता। इंडिया में वुमेन सुसाइड्स को लेकर न्यूज कवरेज नहीं मिलता। तो वेस्टर्न मीडिया के जो हायर रिसोर्सेज हैं उसके चलते जो न्यूज कवरेजेस में प्रॉब्लम आ रही है उसको भी यहां पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। इनफैक्ट वेस्टर्न मीडिया और ये जो वेस्टर्न लीडर हैं अमेरिका और यूरोप, इनका जो बाइज्ड एटीट्यूड है, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे कृष्ण श्रीनिवासन। इसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे ओवरऑल बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या आगे स्टेप्स होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर भाई रिसेंटली आप देखोगे कि तमिलनाडु के कलाथुर विलेज में न्यू ईयर के दिन एक ब्लास्ट हो गया। लोग पूजा वगैरह करने गए थे, कुछ केमिकल से फ्रिक्शन हुआ, ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट क्यों नहीं होना चाहिए? जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था वो फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो चुका था। उस फैक्ट्री के ऊपर इल्जाम था कि उसने इंडियन पीनल कोड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट को वायलेट किया। इस पर्टिकुलर इलाके में पूरी की पूरी फायर क्रैकर पटाखों की इंडस्ट्री, यहाँ पहले भी बहुत से ब्लास्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार के ब्लास्ट को रोकने के लिए पहले क्या क्या राय दी गई है, क्या सच में ग्राउंड लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट किया गया है, इन सब चीजों के बारे में एक व्यू पॉइंट है जिसको देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है द डेफिनिंग साइलेंस ऑफ साइंटिस्ट। देखिए, यहां पे मैं सीडो साइंस के अगेंस्ट बात की जा रही है। असल में हुआ ये था कि आपको याद हो तो 2015 में एक 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी। तब से लेके साइंस कांग्रेस और भी हो चुकी है, और उसको लेके काफी मजाक सा उड़ाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। फॉरेन प्लेयर्स तो हमारा मजाक उड़ाते ही हैं। होता यह है कि मेघनाथ साहा जी को यहां पे कोट किया जा रहा है। दिसंबर 1954 में मेघनाथ साहा जी इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी, और जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख के इन्होंने बोला कि भाई क्या आपके राज्य में उल्टी सीधी सीडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है। सीडो साइंस क्या होता है? सीडो साइंस ये होता है कि आप एक साइंटिफिक फैक्ट कोट करके बोल रहे हो कि ये सही है, जबकि एक्चुअली में उसके सही होने का कोई प्रूफ नहीं है। और अभी जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि सीडो साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जड़ी बूटी को बोल देंगे कि ये कोरोना को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्यूडो साइंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इंडिया के अंदर इस प्रकार की स्यूडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रमोट किया जा रहा, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रेजेंट साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। ये ऑथर का यहाँ पे बोलना है। तो प्रेजेंट साइंटिफिक कम्युनिटी को इस स्यूडो साइंस के प्रमोशन के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफी हद तक सरकार को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स को पॉइंट आउट किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ ने बोला था कि इंडिया के लोगों का डीएनए पिछले 40,000 सालों से बदला नहीं है, जबकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन स्ट्रीम्स आए हैं, बहुत सारी इंटरमिक्सिंग हुई है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर इंडिया के अंदर सवाल उठाए गए थे, जो कि सही नहीं है। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर जो आइडियोलॉजी है साइंस को लेके, वो सीडो साइंस को प्रमोट करती है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये बेसिक सार है इस आर्टिकल का। अलग से मैंने कुछ बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया है, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादातर यहाँ पे सरकार की बुराई की जा रही है, तो काम की चीजें बता दी। एक और आर्टिकल है सिनर्जी ऑफ एनजीओ गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट्स। अगर इसके बारे में मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आर्टिकल खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंटेक्स्ट में कि रिसेंटली एनजीओ की फाइनेंशियल, आप कह लो, प्रोग्रेस के ऊपर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। बहुत सारे एनजीओ के लिए अब विदेश से पैसा मंगवा पाना काफी मुश्किल हो गया है। तो इस कंटेक्स्ट में इन एनजीओ के लिए डोमेस्टिक कॉर्पोरेट से पैसा लेना और सरकार के साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए काम करना क्यों जरूरी हो जाता है, इसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कोट किया गया। तो इतने आर्टिकल्स में यहां पे आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहले आर्टिकल चलते हैं, सोबरिंग रिमाइंडर टू द पावर्स दैट बी। इसको भी हल्का फुल्का ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में तो यहाँ पे कुछ नॉलेजफुल चीजें बहुत ज्यादा नहीं दे रखी हैं। सितंबर 2003 की बात है, एक इंग्लिश डेली की 125th एनिवर्सरी थी चेन्नई में, और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लेक्चर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप हम सबको पता है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ द अनफॉर्चुनेट एबरेशंस whose recurrence must be prevented, India will always remain an open, inclusive and tolerant nation with the freedom of faith guaranteed to all, not only by the statute book but also by the living traditions of this ancient civilization। एक्चुअली में ये कौन से एबरेशंस की बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी? तो उस समय पे इंडिया की दो सबसे बड़ी माइनॉरिटीज, एक मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी, इसके अगेंस्ट कुछ अत्याचार हुआ था, शायद कुछ दंगे वगैरह हुए होंगे, उसके बारे में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बात कर रहे थे। और वाजपेयी जी बोल रहे थे कि इस प्रकार की चीजें इंडिया के अंदर हो जाती हैं, लेकिन इंडिया हमेशा से एक टॉलरेंट नेशन रहेगा, एक ओपन नेशन रहेगा। तो उस समय पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो अपनी एग्जेम्पलरी पॉलिटिकल विजडम दिखा रहे थे। ठीक है, वो एज ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ प्लूरलिज्म और रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जो तारिक महमूद साहब है, अब उनको वाजपेयी जी को प्रेजेंट लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की डेट के जो देश के प्रेजेंट लीडर्स हैं, क्या वो इस प्रकार से काम कर सकते हैं जिस प्रकार से वाजपेयी जी काम कर रहे थे? आज के प्रेजेंट लीडर्स क्या लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर रिलीजन के नाम पे देश को बांट रहे हैं? इस प्रकार की बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, मतलब सरकार का और जो हमारे लीडर्स का यहाँ पे मजाक सा उड़ाया गया है और बोला गया है कि ये देश के अंदर स्ट्राइफ लेके आ रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, इस प्रकार की बातें करी गई हैं। ठीक है, फिर ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि 1947 में इंडिया को आजादी मिली, 1946 के एंड में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, और 1949 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। और इसी समय पे 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्थापना की। तो आप देखोगे कि जिस समय पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था और उसके ऊपर काम हो रहा था यूनाइटेड नेशंस में, उसी समय पे इंडिया अपना भी संविधान लिख रहा था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमैनिटी, बेसिकली हमारे प्रियम्बल में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑब्वियस सी बात है इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आए हैं। मतलब समय से आगे बढ़ के ओवरऑल हमने ह्यूमन बींग्स की सिक्योरिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, राइट्स के लिए काम किया है। और आप देखोगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बहुत से कन्वेंशंस आगे आए हैं। दो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्वेनेंट्स आए 1966 में, फिर डिक्लेरेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन आया 1981 में, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आया 1982 में, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमारे संविधान में भी प्रेजेंट थी। तो ऑथर इस पूरे आर्टिकल में कहने की कोशिश क्या कर रहा है? ऑथर इस पूरे आर्टिकल में कहने की कोशिश ये कर रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरह इंडिया के अंदर जो संविधान लिखा गया,
उस संविधान में सबको फ्रैटर्निटी एश्योर की गई थी, सबको डिग्निटी एश्योर की गई थी और इंडिया की यूनिटी की बात की गई थी, चाहे वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, चाहे पार्ट 4 हो डीपीएसपी। लेकिन आज की डेट में वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज की डेट की सरकार उल्टे तरीके से काम कर रही है। फिर पार्ट 4A आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें सरकार को भी और लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद दिलाया गया। लेकिन आज जो हमारे लीडर्स हैं वो जिस प्रकार से राज कर रहे हैं, वो रिलीजियस ट्राइब फैला रहे हैं, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हमारे प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जी को काफी इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे उल्टा सीधा सुनाने की कोशिश है ऑथर की। फिर ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं, असल में एक्चुअली में ये आर्टिकल पता है क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा गया है कि रिसेंटली हरिद्वार में एक मीटिंग हुई थी और रिलीजियस लीडर्स की, हिंदू धर्म संसद ऐसा कुछ था, और उसमें काफी भड़काऊ भाषण दिए गए और उस भड़काऊ भाषण में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनके अगेंस्ट कुछ बहुत उल्टा सीधा बोला गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली उस इवेंट को लेके ही यहाँ पे ये व्यू पॉइंट दिया है ताहिर महमूद ने, ठीक है। फिर यहाँ पे ताहिर महमूद बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन पिनल कोड की बात कर लीजिए तो इसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। तो जब रिलीजन को सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया में इतने सारे प्रोविजंस ऑलरेडी दे रखे हैं, तो क्यों हमारे देश में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जो कि मुस्लिम लोगों को मारने की बात करती हैं, मुस्लिम धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा कुछ बोलती हैं। ये सब बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर ने बोली हैं। एक बेसिक व्यू पॉइंट दे दिया, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कुछ नहीं था, लेकिन ठीक है, आज मैं सारे हिंदू एडिटोरियल्स कवर करने के मूड में, इसलिए सब एक एक करके बता रहा हूँ। अगला है इंडियाज राइट्स रिकॉर्ड्स, अमेरिकाज ब्लिंकर्ड विजन, Washington's diplomatic embrace is providing New Delhi a certain immunity from international criticism. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, ठीक है भाई, देखा जाए तो हमारे मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी के हेड पे काफी कुछ ठीक किया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में हमारे जो लीडर्स हैं मोदी जी और जयशंकर साहब, उनकी काफी अच्छी अप्रोच थी। डोनाल्ड ट्रंप पावर से हटे हैं तो उसके बाद जो बाइडेन आया, जो बाइडेन के साथ भी हमारे देश के लीडर्स प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप स्थापित कर पा रहे हैं। नो डाउट इंडिया की तरफ से जो मैनेजमेंट रहा है टुवर्ड्स यूएसए वो अच्छा ही रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के लिए भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है। इंडिया के लिए भी यूएस एक इंपॉर्टेंट अलाई है। देखिए, अगर आप देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूएस को, तो बहुत सारी फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है यूएस। फॉर एग्जांपल चाइना के अगेंस्ट यूएस से हम बहुत सारे वेपन्स भी खरीदते हैं। अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती इंडिया के बिना। तो यूएस के लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। और रिसेंटली एम्बेसडर डेजिग्नेट टू इंडिया एरिक गारसेटी ने क्या बता दिया सेनेट को कि फ्यू नेशंस आर मोर वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दैट इंडिया। तो इन्होंने ये बोल दिया कि भाई अगर अमेरिकन सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है आगे आने वाले समय में, तो इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत कम ही नेशंस हैं। मतलब इंडिया इज वन ऑफ द टॉप नेशंस विच इज, आप कह लो, एटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूएस। तो यूएस के अंदर एक बात तो तय है कि इंडिया उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इस बीच में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट अक्टूबर 2021 में दिल्ली में यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने स्टेटमेंट किसके बारे में किया, तो इंडिया रशिया से खरीद रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेंजरस बताते हुए और ये बोलते हुए कि किसी भी काम का नहीं है, भारत सरकार को क्रिटिसाइज सा कर दिया वेंडी शर्मन ने। लेकिन इसके अगेंस्ट में भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह जारी नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार भी बिना बात अमेरिकन सरकार से उलझना नहीं चाहती, बहस नहीं करना चाहती। फिर यहां पे मेन चीज आती है कि देखिए, जिस प्रकार से आप देखो कि अमेरिका इंडिया को लेता है, अमेरिका इंडिया का एक बहुत अकोमोडेटिंग व्यू लेता है। इजराइल को अमेरिका ने बहुत हद तक, मतलब अमेरिका ने इजराइल को बहुत हद तक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचाया है। उसी प्रकार से ऑथर यहां पे बोल रहे हैं कि यूएस भी इंडिया को बहुत हद तक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से बचा रहा है। कैसे बचा रहा है, तो देखिए, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट आती है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लास्ट मार्च जो आई थी, उसने ये बोला है कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज हुए हैं इंडिया के अंदर, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर, आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अनजस्टिफाइड हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट एंड सेंसरशिप एंड ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट। फिर जो यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस है, ये इंडिया को बोलता है पार्टली फ्री। सोचिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और ये इंडिया को पार्टली फ्री बोलते हैं, ठीक है। फिर स्वीडन का वी डेम इंस्टीट्यूट, ये इंडिया को बोलता है एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी।
इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। फिर जो इकोनॉमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स है और जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको इंडिया ने ही मदद करके स्टैब्लिश करवाया है, ये तक इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए रैंक की ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो इंडिया की रैंक आती है 142, बहुत ज्यादा नीचे है। और यूएस बेस्ड यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कई सालों से लगातार बोल रहा है कि इंडिया को आप लिस्ट करो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम और क्रिश्चियन मिनॉरिटीज के साथ अच्छा नहीं होता है। अब सोचने वाली बात यहां पे ये है कि अमेरिका बेस्ड ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्सेस हैं, ये इंडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका के अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन में, अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट क्या होता है। अमेरिका की जो पुलिस है ना, उस पुलिस को शायद ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि आप अफ्रीकन अमेरिकन को क्रिमिनल समझ के आगे बढ़ो। तो कुल मिला के ऐसी कंट्री के अंदर से ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यहां पे यह है कि अमेरिका की सरकार इंडिया को अकोमोडेट कर रही है। अमेरिका की सरकार ओपनली इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो यही बात यहां बताई जा रही है कि यूएस सरकार ने इन सारी की सारी फाइंडिंग्स को ओवरऑल इग्नोर किया। इंडिया के अंदर बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग के ऊपर सवाल उठवाना चाहते हैं। शायद इसीलिए भारत सरकार इन एनजीओ के पीछे पड़ गई है, ठीक है। एनजीओ की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक की जा रही है। अमेरिकन सरकार ऑब्वियस सी बात है इंडिया को इस समय पे ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रही है। ओपनली इंडिया को सेग्रीगेट अमेरिकन सरकार नहीं करना चाहती है, ठीक है। अब बात आती है वर्ल्ड मीडिया की। वर्ल्ड मीडिया ऑब्वियस सी बात है अमेरिका और यूरोप से ही ओरिजिनेट होता है, मेनली अमेरिका से ओरिजिनेट होता है। डिप्लोमेसी की अगर आप बात करोगे ना, तो डिप्लोमेसी और एथिक्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जांपल यूएस और चाइना के रिश्ते, अब भले ही यूएस चाइना को घसीट रहा है जिनजियांग में उइगुर मुस्लिम्स के अत्याचार को लेके, लेकिन डिप्लोमेटिकली तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो ही रहे हैं ना। तो देखिए, डिप्लोमेसी अलग चीज है, एथिकल स्टैंडर्ड एक अलग चीज है। किसी दूसरे के एथिक्स को मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेसी नहीं तोड़ी जाती है। फिर वर्ल्ड मीडिया की ओवरऑल यहां पे बाइजनेस की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में गस्ट ऑफ विंड आ जाए, 6 लोगों की मृत्यु हो जाए, या इलिनॉइस यूएसए में एक वेयरहाउस कोलैप्स हो जाए, 6 लोगों की मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार की न्यूज़ों को प्रॉपर कवरेज मिलती है, मिलनी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में हर 25 मिनट पे एक वुमेन सुसाइड कमिट करती है, 48 लोग एक वॉल्केनिक इरप्शन में जावा में मरते हैं, फिलीपींस में एक टाइफून आता है और 208 लोगों की मृत्यु होती है। और इस प्रकार की न्यूज़ों को कभी कभी तो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में छापा भी नहीं जाता है, अमेरिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे छापा तक नहीं जाता है। और इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने कई बार अपना एक राइवल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजर जैसे कंट्रीज ने राइवल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। कतर, चाइना, रशिया ने तो 24 आवर न्यूज चैनल्स भी खोले, लेकिन इनके न्यूज चैनल्स वेस्टर्न चैनल से कंपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि जिस प्रकार का रिसोर्स और जिस प्रकार का इकोसिस्टम वेस्टर्न डोमिनेटेड इंग्लिश मीडियम न्यूज इकोसिस्टम ने बनाया है, उसका कितना भी नहीं, क्योंकि इनके वेस्टर्न डोमिनेट न्यूज इकोसिस्टम में म्यूजिक, फिल्म, कल्चर, बहुत सारी चीजें मिला के एक दूसरे के साथ रखी गई हैं। तो भले ही कंपटीशन देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया को कंपटीशन दे नहीं पा रही दुनिया भर की ये जो न्यूज एजेंसीज हैं, खासकर कतर, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजर, मलेशिया, इस प्रकार की कंट्रीज के न्यूज प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन न्यूज प्लेटफॉर्म्स को, वेस्टर्न न्यूज प्लेटफॉर्म को उस हिसाब की टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो यूएस की बात यहां पे की जाए, यूएस ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे कंट्रीज की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को उठाता है। इंडिया की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को बहुत हद तक अकोमोडेट कर रहा है, इसलिए इंडिया को इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म थोड़ा कम आ रहा है। वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न मीडिया का थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल कनेक्शन होगा ही। ये वेस्टर्न मीडिया अपने हिसाब से चीजों को इंपॉर्टेंस देता है, जो चीजें उसे इंपॉर्टेंट लगती हैं वो छापता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं वो नहीं छापता है। और इसकी बाइसनेस इस बात से पता चलती है कि आप देखो, यूरोप और G7 कंट्रीज मिलके रशिया के पीछे पड़ गई हैं, रशिया के ऊपर ब्लॉकेड लगाने पे उतारू हैं, सैंक्शंस लगाने के उतारू हैं, लेकिन रशिया के कंसर्न को एक बार भी वो नहीं सुन रहे हैं। समझ गए? यहां पे थोड़ा एंटी यूएस स्टैंड लेके बात कर रहे हैं कृष्णन श्रीनिवासन साहब। देखिए, रशिया के अपने खुद के कुछ सिक्योरिटी कंसर्न से, फिर चाइना के विंटर ओलंपिक्स के ऊपर यहां पे ब्लॉकेड लगाने की कोशिश की है अमेरिका ने, और ओवरऑल इस ब्लॉकेड को जो वेस्टर्न मीडिया है वो सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, यहां पे जो ऑथर है वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना और रशिया स्टैंड ले रहा है और एंटी यूएस स्टैंड ले रहा है, एंटी वेस्टर्न मीडिया स्टैंड ले रहा है।
यहाँ पे आप अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से स्टैंड ले सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से जो विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट है, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है यूएस की तरफ से, वो सही है। इंडिया को भी इस बॉयकॉट को सपोर्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा प्रो चाइना स्टैंड लिया जा रहा है। और वेस्टर्न मीडिया की ओवरऑल बायसनेस को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि वेस्टर्न मीडिया विंटर ओलंपिक्स इन चाइना के बॉयकॉट की तो बात कर रहा है, लेकिन कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा है। और अगर आप कतर की बात करो तो कतर भी एक एब्सोल्यूट मोनार्ची है। कतर में कौन से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं? ना ही कतर में कोई वर्कर राइट है, ना ही कतर में होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है, ना ही कतर में एलजीबीटी राइट्स हैं। तो अगर आप राइट्स की बात कर रहे हो, एथिक्स की बात कर रहे हो, तो सब हर जगह के लिए यूनिफॉर्म एथिक्स रखो। किसी जगह के लिए आपने एथिक्स रखे, किसी जगह के लिए एथिक्स नहीं रखे, ये मत करो, ठीक है। तो ये जो वेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस है ना, कि जो पॉलिटिकल एडवर्सरी होते हैं उसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज पड़ जाती हैं, अमेरिका पड़ जाता है और बाकी सबको छोड़ देता है, ये गलत है। इस प्रकार की एक्टिविटीज का तो कभी ऑडिट भी नहीं होता, और इस प्रकार का जो डिप्लोमेटिक स्टैंस है वेस्टर्न कंट्रीज का, वो कहीं ना कहीं दुनिया में अशांति फैलाता है, इनोसेंट सिविलियंस को परेशान करता है। यूएस ट्रेजरी की अगर आप बात करो तो यूएस ट्रेजरी 36 ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल सैंक्शंस को यहां पे लिस्ट करता है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस ने कुछ 7 बांग्लादेशी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए। क्यों लगाए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए आपकी क्या अवेयरनेस है। अभी रिसेंटली ही बांग्लादेश अपनी 50th एनिवर्सरी मंगा रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से आजादी मिली थी ना बांग्लादेश को, 1971 में इंडिया ने दिलाई थी। तो रिसेंटली 7 बांग्लादेशियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए उसने। क्यों लगाए, नीचे बताओ। तो इस प्रकार की यूनिलेटरल एक्टिविटीज अमेरिका की अगर आप देखो तो इंटरनेशनल सिंक्रोनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लेकर जब ये अमेरिका किसी दूसरी कंट्री के ऊपर आवाज उठाता है तो वो इसलिए भी सही नहीं रहता है क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद अगर आप देखो तो इन द 12 मंथ्स एंडिंग मार्च 2021 इनकी पुलिस ने 37 अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को मारा है पर मिलियन आबादी, ठीक है। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन का मरने का रेट है थ्रू द पुलिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो बहुत ज्यादा है। तो यूएस दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है, और इनके खुद के यहां ओवरऑल अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है। तो यूएस यहां पे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहां पे समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्ट करते हैं, और उसमें कुछ आप कह लो कि ये टोटलिटेरियन कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है। तो जो आपकी पॉलिसीज हैं अगर वो डेमोक्रेटिकली अलाइंड है तो उसमें डेमोक्रेसी के एथोस दिखने चाहिए, जो कि यहां पे नजर नहीं आते हैं। तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया हाउसेस ये किस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं, ये इस प्रकार से ऑपरेट कर रहे हैं कि इनके खुद के इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। तो अगर इनके खुद के इंटरेस्ट जहां पे अलाइन हो रहे हैं वहां पे सवाल नहीं उठाएंगे, भले वहां पे कितना भी अनएथिकल काम हो रहा हो। जब तक चाइना के साथ यूएस की अच्छी दोस्ती थी, चाइना की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को लेके, तियानमन स्क्वायर को लेके अमेरिका के मुंह से चू तक नहीं निकली, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि चाइना अमेरिका की बादशाहत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है तो चाइना के पीछे पड़ गया है यूएसए, ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड को उठा रहा है, जिनजियांग मुस्लिम्स के रिकॉर्ड को उठा रहा है। तो ये बातें ओवरऑल यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई जा रही है। अगले न्यूज पे चलते हैं। वाइडनिंग द सेफ्टी नेट, द नीड टू टेस्ट अदर वैक्सीन्स एज एन एडिशनल डोज इन एडल्ट्स इज ओवरवेलमिंग। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, तो भाई देखिए कोविड-19 वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो चुका है, ठीक है ना, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। अगर आप देखो तो प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल 75 मिलियन टीनेजर्स 15 से 17 साल के जो 7.5 करोड़ टीनेजर्स हैं हमारे यहाँ पे, इनकी वैक्सीनेशन शुरू हुई है 3 जनवरी को। लगभग 4 लाख बच्चों को पहली डोज दी गई पहले दिन। अब 18 साल से ज्यादा के ही नहीं, आप कह लो 15 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है। तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव ब्रैकेट है ना वैक्सीनेशन देने का, वो यहाँ पे बढ़ चुका है। और इस डिसीजन को अनाउंस किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, कब, 25 दिसंबर को। क्यों अनाउंस किया था, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप हम सबको पता हुआ है कि भैया ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर 1 महीने के अंदर ही फैल गया है ओमिक्रॉन। तो इस ओमिक्रॉन को एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की तरह देखा जा रहा है, ग्लोबल केस सर्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट करना, एडोलोसेंट्स को वैक्सीनेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया 15 साल से ज्यादा के बच्चों की वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब हालांकि इस बात पे कोई प्रॉपर कंसेंसस नहीं था, बहुत सारे टीनेजर्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, लेकिन डेथ डिसेबिलिटी का जो नंबर था वो बहुत ज्यादा नहीं था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना था कि इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन देने की जरूरत भी नहीं है, बट फिलहाल के लिए अभी के लिए तो वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे बेसिक, वैक्सीनेशन के लिए अभी के लिए एक ही दवाई अवेलेबल है, वो है कोवैक्सीन।
तब अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है केवल 10% कोवैक्सीन उसमें हुई है। तो कोवैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर एक सवाल है। अगर अब आपने यहाँ पे 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है तो उसको खत्म करना भी जरूरी है, और ये खत्म करने के लिए 75 मिलियन बच्चे हैं तो 150 डोजेस चाहिए, मतलब 15 करोड़, 150 मिलियन 15 करोड़ डोजेस चाहिए। कोवैक्सीन इस लेवल तक डोजेस दे पाएगी इस बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि जब पूरे इंडिया में जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है उसमें 90% कोविशील्ड है और लगभग 10% ही आपका कोवैक्सीन है। तो आगे आने वाले समय में बिल्कुल वैक्सीनेशन प्रोसेस के बीच में ही वैक्सीन की कमी ना पड़ने लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन बास्केट को यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए और वैक्सीन यहाँ पे पैदा की जाए ताकि हम पूरी तरीके से कोवैक्सीन के ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो जाए। प्लस रिसेंटली एक और डिसीजन लिया गया है, वो डिसीजन ये है कि टीनेजर्स को तो आप वैक्सीन दे रहे हो 15-17 साल के बच्चों को, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वो लोग जो 60 साल से ज्यादा के हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है और उनको डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि तुम डोज लगवा लो, उनको भी यहाँ पे वैक्सीनेशन देना है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि बूस्टर डोज जब आप दोगे तो किस चीज का बूस्टर डोज दोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आप कोविशील्ड का बूस्टर लोगे, अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो कोवैक्सीन का बूस्टर लोगे, स्पुतनिक लगवाई है तो स्पुतनिक का बूस्टर लोगे। क्योंकि अभी हमारे पास ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपने लगवाई कोविशील्ड और बूस्टर आप कोवैक्सीन का ले रहे हो, या आपने लगवाई कोवैक्सीन और बूस्टर आप कोविशील्ड का ले रहे हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए होमोलोगस वैक्सीन बूस्टर लेने की जरूरत है, ठीक है। एक डिफरेंट वैक्सीन एज अ बूस्टर शॉट आप नहीं ले सकते। तो कल की डेट में जब बूस्टर्स के आने के चलते और बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू होने के चलते ओवर रिलायंस ऑन कोवैक्सीन हम नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली लुकिंग एट द फैक्ट कि पहले भी जो कोवैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर सवाल उठाया जा चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के प्रोडक्शन को इंडिया में शुरू किया जा सके ताकि जो हमारा वैक्सीनेशन बास्केट है वो काफी एक्सपेंडेड हो, हम एक अकेली वैक्सीन पे डिपेंडेंट ना हो। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, सेफ्टी एट ऑल कॉस्ट, गवर्नमेंट शुड इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन फायरवर्क इंडस्ट्री। न्यू ईयर के दिन 4 वर्कर्स की मृत्यु हो गई, जो कि कालाथुर विलेज है जो आपका विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे एक फायरवर्क यूनिट में लग गई आग, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए जो विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट है, कालाथुर विलेज है, यहाँ पे पटाखों की इंडस्ट्री चलती है और हैजार्डस इंडस्ट्री है ये, तो यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने की जरूरत है। और बहुत लंबे समय से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है, लेकिन बात होना एक अलग बात है और चीजों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना एक अलग बात है। ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इट वाज ट्रिगर्ड बाय फ्रिक्शन कॉज्ड बाय मिस हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की मिस हैंडलिंग की वजह से फ्रिक्शन हुआ और यहाँ पे ये ब्लास्ट हो गया। ये जो भी वर्कर्स थे वो ओवरऑल न्यू ईयर के दिन 2022 में जा रहे थे, तो पूजा करने के लिए फैक्ट्री के अंदर आए थे। वैसे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस यूनिट के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था इसका लाइसेंस पहले ही सस्पेंड हो चुका है, इनके खिलाफ केस पेंडिंग था, फाइल्ड था इंडियन पिनल कोड में और इंडियन एक्सप्लोसिव्स एक्ट में। और जो भी लाइसेंस होल्डर था उसने अपना लाइसेंस किसी और को दे दिया। ऑफिशियली तो यूनिट बंद थी बट अनऑफिशियली वहां पे काम हो रहा था, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था अनऑथराइज तरीके से। और खास बात देखिए, न्यू ईयर में पूजा करने गए और वहां पे ये ब्लास्ट हो गया और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो जब इस प्रकार की यूनिट्स ब्लॉक्ड है, बंद है, उसके बाद भी यहाँ पे काम कैसे चलता रहता है, ये एक बड़ी बात है। और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में पहले भी बहुत बार ब्लास्ट देखे जा चुके हैं, पहले भी बहुत बार सारजी की सरकारों ने कमेटियां बनवाई है और ब्लास्ट के रीजंस को पढ़ने की कोशिश की है। इन कमेटियों ने ओवरऑल अपने सजेशंस भी दिए बट सजेशंस पे कोई अमल नहीं होता है। कुछ चीजें अच्छी जरूर हुई हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर इन फायर क्रैकर इंडस्ट्री ये कम हुआ है, ठीक है ना। तो पहले जितना चाइल्ड काम करता था इन फायर क्रैकर इंडस्ट्री में अब उतना काम नहीं करता है, लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अब भी ना के बराबर है। ना ही प्रॉपर तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ना ही प्रॉपर तरीके से साइंस का ध्यान रखा जाता है। ओवरऑल जैसा चल रहा है वैसा चलने दो के हिसाब से काम होता रहता है और जब कोई ब्लास्ट हो जाता है तो इस प्रकार की चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेफ्टी प्रोटोकॉल को बनाना ही इनफ नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है और ये नहीं हो पा रहा है। और तमिलनाडु के अंदर ये जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री है ना, ये 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है।
आपके मेरे जैसे लोग ही कल की डेट में मान लो हमारे पास खाने के बिल आले हैं, पैसे नहीं है, तो अपने परिवार को चलाने के लिए हो सकता है हम किसी रिस्की जॉब में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। चलो भाई फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, 10-15 हजार रुपए जो भी महीने का मिलेगा उसमें हमारा खर्चा वगैरह चलेगा। ठीक है, तो इंसान लाइफ एंड हेल्थ को इग्नोर करते हुए एक रिस्की ऑक्यूपेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। यहां पे उस इंसान से ज्यादा सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार को इस बात की इंश्योरिटी रहनी चाहिए कि भाई लोगों के पास एक सेफ मींस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो और इस प्रकार की जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हो वो बंद हो। एक 8 मेंबर की कमिटी बनाई गई थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा। ठीक है, कब बनाई गई थी? फरवरी 2021 में ही विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। तो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा मद्रास हाईकोर्ट के आनंद साहब थे और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि एक्सप्लोजिव एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, इसके अंदर जो पनिशमेंट्स हैं उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है, जो फायर क्रैकर्स बनाते वक्त केमिकल्स की मिक्सिंग होती है, फिलिंग होती है, कलर पैलेट्स बनाने वाला काम होता है, ये केवल वेल ट्रेन्ड लोन करें, स्पेसिफिस्ट करें, जनरल तरीके के लोग ये ना करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। लेकिन इन सब चीजों पे कुछ ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार की फायर क्रैकर यूनिट्स का जो सर्वेलेंस है वो ड्रोन के थ्रू हो। तो आइडियाज तो बहुत अच्छे अच्छे दिए इस कमिटी ने, लेकिन आइडिया का इंप्लीमेंटेशन ना केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ ना राज्य की सरकार के द्वारा हुआ, और उसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आया? एक और ब्लास्ट हो गया यहाँ पे और 4 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ठीक है भाई, तो ये बातें ओवरऑल है यहाँ पे। तो अभी के लिए 4 आर्टिकल्स से मैं इस पर्टिकुलर 4 और 5 जो भी मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।